गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने शुरुआत की थी आपके 4 नंबर चैप्टर की रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। जनन स्वास्थ्य के अंदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो ये था जनसंख्या विस्फोटक। क्या था? जनसंख्या विस्फोटक। किस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हुई थी, हो भी रही है वर्तमान में भी, तो उसके लिए जो भारत सरकार है उसकी क्या कार्य नीतियाँ रही हैं, उनके बारे में हमने सब बातें की थी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर वो रहेगा जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ। क्या रहेगा? जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ। जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ, यह आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। कल भी मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जनसंख्या नियंत्रण की मुख्य 2 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है प्राकृतिक विधियाँ, एक कौन सी है? नेचुरल मेथड्स, और दूसरी जो है वो है आपके कृत्रिम विधियाँ। कौन सी है? कृत्रिम विधियाँ, अर्थात आर्टिफिशियल मेथड्स। 2 प्रकार की विधियाँ हैं, दोनों की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे। आज का हमारा जो इस वीडियो के अंदर मुख्य टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। इसके अलावा इस चैप्टर का एक वीडियो और बनेगा, 3 पार्टों के अंदर ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक। किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक विधियों की बात करते हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए, क्योंकि हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, और जनसंख्या का नियंत्रण कब होगा? जब कम से कम गर्भधारण होंगे, महिलाओं द्वारा कम से कम क्या होंगे? गर्भधारण होंगे, या वो फिर प्रेग्नेंट होंगी। तो उसको रोकने के लिए जो विधियां हैं वही हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विधियां। तो गर्भधारण को रोकने के लिए प्राकृतिक रूप से अपनाई जाने वाले मेथड्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल मेथड्स, या फिर प्राकृतिक विधियां जो है वो कहा जाता है। प्राकृतिक विधियों के अंदर मैं आपको 3 विधियां बताऊंगा, और तीनों विधियां बहुत ही शानदार हैं। तीनों विधियों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। ये 3 ही आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, इनकी बात करते हैं। पहले तीनों के आप लोग नाम देखिए कौन कौन सी हैं। 1 नंबर पे है आपके आवधिक संयम। 2 नंबर पे जो आपके हैं, 2 नंबर पे अगर बात करें तो वो है बाह्य संकलन। 3 नंबर पर अगर बात करें तो वो आपके हैं स्तनपान अनार्त। ठीक है, 3 है, तीनों मेथड मैं आपको बताता हूं। पहला जो मैंने लिखा है आवधिक संयम। आवधिक संयम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होती है कि क्योंकि प्राकृतिक मेथड पढ़ रहे हैं, इनमें किसी प्रकार की मानव को अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती गर्भधारण को रोकने के लिए। प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से हम इसको कर सकते हैं, इसमें किसी अन्य वस्तु की सहायता हमें लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आवधिक संयम की अगर बात करें, आवधिक संयम में क्या होगा? देखिए, एक हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3रे चैप्टर के अंदर आर्तव चक्कर। इसकी अवधि जो थी वो 28 डेज थी। कितनी थी? 28 डेज। ठीक है, इस अवधि में हमने बात की थी, इस 1 से 28 दिन की बात की थी, इनमें क्या क्या होता है। तो मुख्य रूप से जो 14वां दिन था, 14वां दिन जो था, उस दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही थी। किसकी क्रिया? अंडोत्सर्ग की क्रिया। उस दिन अंडाणु जो है वो ग्रेफियन पुट्टिका से बाहर आता है, तो और अंडाणु बाहर आ जाता है, और उसी समय अगर शुक्राणु उसके पास जाते हैं तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी। तो आवधिक संयम के अंदर क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मान लीजिए 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, तो 1 से लेकर 10 दिन, और 10 से बीच में 17, और आगे के 28। अगर 10 से 17 ये जो आपको इस आर्तव चक्र का जो पीरियड होता है 10 से 17 दिन के बीच का, इसे निषेचन अवधि कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? निषेचन अवधि बोला जाता है। अगर इस दिन संभोग या सेक्स की क्रिया अगर नहीं की जाती है
तो निषेचन नहीं होगा, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाएंगे। तीसरे चैप्टर के अंदर मैंने राइट टाइम बताया था आपको, अंडाणु भी आना चाहिए, शुक्राणु भी आने चाहिए और वो मिलने चाहिए। इसके लिए तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये 10 से 17वें दिन को निषेचन अवधि बोला जाता है। अगर इस दिन नर के द्वारा संभोग क्रिया नहीं की जाती है, मैथुन क्रिया नहीं की जाती है, तो निषेचन नहीं होगा। आर्तव चक्र के 10 से 17वें दिन, जैसे 1 तारीख को अगर आता है आर्तव चक्र, तो 10 से 17 दिन के बीच जो है वो अगर इस क्रिया को नहीं करता है तो निषेचन जो है वो नहीं होगा। 2 नंबर पे आपके दिया हुआ है बाह्य संकलन। बाह्य संकलन की बात करते हैं तो संकलन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। जब नर के द्वारा मैथुन क्रिया या संभोग की क्रिया की जाती है तो उस समय क्या होता है, जो वीर्य है उसको मादा के योनि भाग में न छोड़कर अगर बाहर उत्सर्जित कर दिया जाए, इसीलिए इसको क्या बोला जाए, बाह्य संकलन। जब वीर्य या शुक्राणु जो हैं उनको मादा के योनि भाग में न छोड़कर उनको बाहर, शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, तो भी निषेचन की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि शुक्राणु है वो अंदर जा नहीं पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो निषेचन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर, स्तनपान अनार्तव। स्तनपान का मतलब होता है बच्चे को दूध पिलाना। जब प्रसव की क्रिया हो जाती है, किसकी क्रिया, प्रसव, बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद में दूध ग्रंथियां जो होती हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण उनमें दूध का स्रावण होता है और बच्चे के लिए दूध आता है। उसमें IgA प्रतिरक्षी भी मैंने आप लोगों को बताई थी, तो जो शिशु को किससे बचाती है, सूक्ष्म जीव से उसकी सुरक्षा जो है वो करती है। बात करते हैं तो इससे क्या रिलेटिव है जनसंख्या नियंत्रण की विधि में प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से ये सहायक होगी। तो देखिए, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में अगर महिला जो है वो लगातार 6 महीने तक अगर बच्चे को अपना दूध पिलाती है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कौन है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ये अस्थायी रूप से बंद रहता है। अस्थायी रूप से क्या रहता है, बंद रहता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होगा तो अंडाणु का निर्माण जो है वो नहीं हो पाएगा, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। लेकिन लगभग 6 महीने तक ये विधि जो है वो काम में ली जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके प्राकृतिक विधियां थी, मुख्य रूप से 3। तीनों को मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। तीनों में बिल्कुल सिंपल बातें थी और इनमें किसी प्रकार के किसी भी वस्तु की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। ये केवल प्राकृतिक रूप से ही नर या फिर मादा के द्वारा इनको किया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कृत्रिम विधियां जो है उनकी बात करते हैं। देखिए, 2 नंबर पे आपके दी हुई हैं कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियों की अगर बात करें तो गर्भधारण को रोकने के लिए कृत्रिम रूप से अपनाई जाने वाले मेथड्स को या अपनाई जाने वाली विधियों को क्या कहा जाता है, कृत्रिम विधियां कहा जाता है। आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के मेथड्स दे रखे हैं, आर्टिफिशियल मेथड 4 प्रकार के दे रखे हैं। पहले चारों के नाम लिख रहे हैं, उसके बाद में हम एक एक को समझेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए, 4 कौन कौन से हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाम, इधर समझ लेंगे इसको। 1 नंबर पे जो हम लोग बात करेंगे वो आपके हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां, जिन्हें शॉर्ट में बोला जाता है IUD। इसका प्रश्न भी बार बार परीक्षा के अंदर आता है, समझेंगे इसको। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वो क्या होती हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे निरोध। दूसरा क्या पढ़ेंगे, निरोध। 3 नंबर पे जो बात करेंगे वो करेंगे गोलियां। और 4 नंबर पे जो बात करेंगे वो करेंगे बंदेकरण की। किसकी बात करेंगे, बंदेकरण की। चारों ही बिल्कुल इजी से मेथड हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। इनमें हमें किसी ना किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, किसको रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए। जबकि हमने अभी पीछे बात की प्राकृतिक की, तो उनमें किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंतःगर्भाशय युक्तियों की। किसकी शुरुआत करते हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियों की शुरुआत करते हैं। अंतःगर्भाशय युक्तियां, अंतः का मतलब होता है अंदर, गर्भाशय का मतलब गर्भाशय, युक्ति का मतलब वस्तु या मेथड जो भी है, ठीक है। अंतःगर्भाशय युक्तियां। IUD, आई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन, यू का होता है यूट्राइन, यूट्रस बोलते हैं गर्भाशय को, यूट्राइन। और डी का होता है डिवाइस,
ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कृत्रिम विधियां केवल महिलाओं के द्वारा अपनाई जा सकती हैं, क्योंकि गर्भाशय किस में पाया जाता है, केवल महिला में पाया जाता है, तो ये महिला के द्वारा अपनाई जा सकती हैं, नर के द्वारा नहीं अपनाई जा सकती। इसमें देखिए अंतः गर्भाशय युक्तियां इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि गर्भधारण को रोकने के लिए इन युक्तियों को गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। किसमें स्थानांतरित किया जाता है, गर्भाशय के अंदर जो है इनको रखा जाता है, इसलिए इनको अंतः गर्भाशय युक्तियां जो है वो कहा जाता है। समझ गए बात। तो अब बात करते हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां जो है आपकी 3 प्रकार की दे रखी हैं। इनके टाइप्स कितने दे रखे हैं, 3 प्रकार इनके जो है वो दे रखे हैं। देखिए 3 प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं। पहला प्रकार आपके दे रखा है औषधि रहित IUD, ठीक है। दूसरा दे रखा है तांबा मोचक IUD। तीसरा आपके दे रखा है हार्मोन IUD, ठीक है। ये 3 आपके क्या दे रखी हैं, अंतः गर्भाशय युक्तियां। सबसे पहली बात करते हैं औषधि रहित IUD की जो है वो बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ये जो है बिना औषधियों की बनी हुई होती है, औषधियों से नहीं बनी हुई होती, तो ऐसी ही गर्भाशय युक्तियों को क्या कहा जाता है, औषधि रहित अंतः गर्भाशय युक्तियां कहा जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर लें लिम्पेस लूप, ठीक है, ये इसका आप लोग जो है वो उदाहरण याद रख सकते हैं। इनमें औषधियाँ नहीं होती, मेडिसिन किसी प्रकार की जो है वो नहीं होती है। तांबा मोचक IUD, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इसको। तांबा मोचक IUD की अगर बात करें तो ये ऐसी युक्तियाँ होती हैं जो तांबा का श्रावण करती हैं, या कॉपर आयनों का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं, कॉपर आयन जो होते हैं उनका ये श्रावण करती हैं, ठीक है। और श्रावण करने के कारण गर्भाशय के अंदर इनको लगाया जाता है, कॉपर आयनों का श्रावण कर लेती हैं, जिसके कारण तो कॉपर आयनों का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। और कॉपर आयन क्या करते हैं, या तो जो गर्भाशय की क्रियाशीलता है उसका श्लेष्मिक श्रावण है उसको परिवर्तन कर देते हैं, या फिर जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु उनकी गतिशीलता में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु मिल नहीं पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इसके अगर उदाहरणों की बात करें तो आपको बता देता हूँ, एक तो कॉपर टी, ठीक है ना, टी आकार की होती है ये, इसलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं। एक होती है कॉपर 7, एक होती है मल्टीलोड 365 कॉपर टी, ठीक है। क्या होती है, मल्टीलोड 365 कॉपर टी जो है वो होती है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं हार्मोन IUD की। किसकी बात करते हैं, हार्मोन IUD की बात जो है वो करते हैं। हार्मोन IUD की अगर बात करें तो ये IUD जो होती हैं ये हार्मोन का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं, हार्मोन का श्रावण जो है वो करती हैं, इसलिए इनको हार्मोन IUD बोला जाता है। जैसे LNG20, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें तो एक होता है प्रोजेस्टास्टेट, ये भी आप लोग इसका उदाहरण जो है वो याद, ये 375 हो सकता है, ठीक है ना, मल्टीलोड 375 कॉपर टी। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियाँ थी जिनके उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और गर्भाशय के अंदर ये स्थानांतरित की जाती हैं। इनमें किसी प्रकार इसमें नर जो है वो कोई भाग नहीं ले सकता, केवल मादा जो है वो भाग ले सकती है, ठीक है। मादा के गर्भाशय में इनको रखा जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं निरोध की, कि निरोध जो है वो क्या होता है। तो इसे अगर बात करें सामान्य भाषा में तो इसे कंडोम बोला जाता है, ठीक है। ये रबर के बने हुए जो है युक्तियाँ होती हैं, किसके बनी हुई होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं, जो नर और मादा दोनों के द्वारा काम में लिए जाते हैं और ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देते, उनके बीच में अवरोध का काम करते हैं और निषेचन की क्रिया को रोकते हैं, ठीक है। नर के अंदर जो अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाम जो है वो निरोध नाम है, ठीक है। सबसे मशहूर ब्रांड नाम है ये निरोध, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें महिलाएं भी इनका यूज कर सकती हैं, जो योनि भाग के अंदर जो है वो लगाया जाता है। जबकि नर के द्वारा अगर बात करें तो मैथुन क्रिया के समय शीशन के ऊपर इसको पहना जाता है,
ठीक है, इसके किसी प्रकार के जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बिल्कुल सस्ते आते हैं, इनको आसानी से कहीं से भी मेडिकल स्टोर से जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, और ये कम खर्चीले होते हैं और किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और किसी प्रकार की मैथुन क्रिया में भी ये किसी प्रकार की कोई बाधा जो है वो नहीं डालते हैं। इसलिए सबसे मशहूर, भारत में सबसे मशहूर यही है। इसके बाद में अगर बात करें तो महिलाओं के अंदर जो है इसके उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो गिरवा टोपी, गर्भाशय गिरवा टोपी। इसके अलावा बात करें तो डायाफ्राम, ठीक है, ये जो है इनके उदाहरण आप लोग याद रख सकते हो। महिला के अंदर, किसके अंदर? महिला के अंदर इस प्रकार की जो वस्तुएं आती हैं उनको काम में लिया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे गोलियां। तो देखिए, एक तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी सहेली, जो एक गर्भ निरोधक गोली है, और इसे भारत में ही बनाया गया CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, लखनऊ के अंदर इसको बनाया गया, जो एक गर्भ निरोधक गोली है। ये गोली ऐसी गोली होती है, इसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है। कितनी बार? हफ्ते में एक बार जो है वो लिया जाता है, जो गर्भ को रोकने का काम करती है। इसके अलावा अगर गोलियों के अंदर और बात करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी टिक्कियाँ आती हैं, जिनको गोलियाँ या हम पिल्स बोल सकते हैं, गोलियाँ या फिर क्या बोल सकते हैं? पिल्स। ये जो होती हैं, इनको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 1 से 28 दिन का होता है, थोड़ी देर पहले बताया। तो 1 से 21 दिन तक इनको लिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से 21 दिन तक इनको लिया जाता है, और 7 दिन छोड़ के फिर इनको शुरू किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रतिदिन ली जाने वाली भी बोल सकते हो, मात्र 7 दिन को छोड़कर। इसके अलावा और भी बहुत सारी गोलियां, इसके अलावा इंजेक्शन द्वारा भी क्या है, गर्भधारण को रोका जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बंदेकरण की। आज का जो लास्ट है वो है बंदेकरण। बंदेकरण को ध्यान से समझना, इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक तो बंदेकरण शब्द होता है और एक होता है बंदेता, दोनों में अंतर है, भी ध्यान रखना। बंदेता, बंदेता को आगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बंदेता का मतलब होता है बांझ। जो महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, हम लोग उसे बांझ बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है महिला ही बांझ हो, पुरुष भी जो है वो बांझ हो सकता है। वो भी बच्चे को जन्म देने में अगर सक्षम नहीं है तो उसे भी हम बंदेता बोल सकते हैं, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बंदेकरण की। जब करण पीछे लगा हुआ हो तो बंदेकरण की बात करेंगे। ऐसी युक्तियां जो गर्भधारण को रोकती हैं, ऐसी युक्तियां जो क्या करती हैं, गर्भधारण को रोकती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बंदेकरण जो है वो बोला जाता है। देखिए, बंदेकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है। शल्य क्रिया द्वारा आपको बता देता हूँ ये किया जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। सामान्य भाषा में अगर बंदेकरण की बात करें तो नसबंदी कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? बंदेकरण को नसबंदी जो है वो बोला जाता है, सुना भी होगा आपने। और ये नसबंदी 2 प्रकार की होती है, पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी। देखिए, दोनों प्रकारों की बात करते हैं। एक तो होती है पहली शुक्रवाहक उच्छेदन, ठीक है। एक होती है दूसरी, अगर बात करें तो वो होती है अंडवाहिनी उच्छेदन। ठीक है, दोनों हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन की सबसे पहले बात करते हैं। तो कौन से नर जनन तंत्र में हमने शुक्रवाहक को पढ़ा था? हमने नर जनन तंत्र के अंदर पढ़ा था। तो शुक्रवाहक जो होती है, शुक्रवाहिनी जो होती है, उसको क्या किया जाता है? चीरा लगाकर उसमें, जैसे मान लीजिए ये शुक्रवाहिनी है, इसके बीच में चीरा लगाया और दोनों तरफ से इसको क्या कर दिया? बांध दिया। ठीक है, तो जो शुक्राणु है वो आगे जो है मूत्र मार्ग में नया सेशन के अंदर नया आकर वहीं पर रुक जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शुक्रवाहक उच्छेदन बोला जाता है। इसे वासेकेटोमी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वासेकेटोमी भी बोला जाता है, या इसे आप लोग नर नसबंदी भी बोल सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हो? नर नसबंदी भी इसे बोल सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन की। तो अंडवाहिनी कहाँ पर स्थित थी? मादा जनन तंत्र में। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंडवाहिनी के अंदर जो है एम्पिला भाग से पहले आगे थोड़ा
अंडवाहिनी के क्या कर दिया जाएगा, चीरा लगाकर उसे क्या कर दिया जाएगा, दोनों तरफ से उसको बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु जो है वो आगे नहीं आ पाएगा, या शुक्राणु, सॉरी अंडाणु तो एम्पुला भाग तक आता है, लेकिन शुक्राणु जो है वो आगे नहीं जा पाएंगे। शुक्राणु जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे, आगे इस धागे से आगे जो है वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ से इसको बांध दिया जो है वो जाता है। ये क्रिया किसके माध्यम से होती है, शल्य क्रिया के माध्यम से होती है। इसे अंडवाहिनी उच्छेदन जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इसे, तो इसे ट्यूबेकोटोमी भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्यूबेकोटोमी या डिंब वाहिनी उच्छेदन, या इसे क्या बोला जाता है, डिंब वाहिनी उच्छेदन भी बोला जाता है, या फिर इसे मादा नसबंदी भी आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मादा नसबंदी जो है वो भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये सभी जो विधियां हमने पढ़ी, अंतःगर्भाशय से युक्तियाँ, निरोध, गोलियां, बंदेकरण, ये सब आर्टिफिशियल मेथड्स थे किसको रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए। या इससे पहले हमने जो बात की थी वो प्राकृतिक मेथड्स थे किसको रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को ये युक्तियाँ जो हैं अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, क्योंकि गर्भधारण को रोकने की जो विधियाँ हैं या जनसंख्या नियंत्रण की जो विधियाँ हैं उनके बारे में परीक्षा से एक ना एक प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। और जब हम लास्ट वीडियो के अंदर प्रश्नों की बात करेंगे तब भी इससे संबंधित प्रश्न जो है वो 100% हमको मिलेगा। अब इस चैप्टर का आपके एक पार्ट हो रहा है, उसके बाद में आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम अगली यूनिट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।